नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन गोयल है। मैं वर्तमान में संजीवनी हॉस्पिटल बारा के अंदर ट्रॉमा सर्जन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं वो काफ़ी कॉमन समस्या है आज के दिनों में। वो है घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि घुटनों का दर्द के काफ़ी कारण हैं। घुटनों का दर्द जवान जनसंख्या से लेकर के बुजुर्ग लोगों तक किसी भी कारण से उसके 50 कारण हैं। उनमें से सबसे एक कॉमन कारण जो कि बुजुर्गावस्था में घुटनों का जो दर्द होता है वो उसका एक कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम दूसरी भाषा में ऑस्टियोआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इसका मुख्यतः जो कारण है, जिसको हम हमारी आम चलन की भाषा में घुटनों का घिसना बोलते हैं, या घुटनों का ग्रीस कम होना बोलते हैं, या घुटनों की गद्दी का घिसना बोलते हैं, या घुटनों की चिकनाहट कम होना बोलते हैं, ये सभी एक ही बीमारी को दर्शाते हैं। और इसका मुख्यतः कारण जो होता है वो है हमारी एजिंग प्रोसेस। जैसे कि हमारे शरीर में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हर प्रकार के अंग में एजिंग होती जाती है। एजिंग का मतलब है कि उम्र बढ़ती जाएगी, बुजुर्गावस्था आती जाएगी, वृद्धावस्था आती जाएगी। जैसे हमारी चमड़ी में, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, आँखों की रोशनी कम होगी, हमारे शरीर में बल कम होगा, वैसे ही घुटने के अंदर भी घुटने की जो चिकनाहट है, जो लचीलापन है और जो उसके मुड़ने की क्षमता है, जो उसकी और जो कि उसके कार्य करने की क्षमता है, वो उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। जब हम जवान अवस्था में होते हैं, एडल्ट स्टेज में होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हम जो रोज़ाना चल रहे हैं, घुटनों को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ जो घुटनों को डैमेज होता है और उसकी रिपेयर होने की क्षमता बराबर होती है, जिसकी वजह से हमारे को एट द एंड ऑफ द डे कोई हमको घुटने में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो घुटने की जो डैमेज होता है वो बढ़ता जाता है और उसकी रिपेयरिंग पावर कम होती जाती है। तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि घुटना धीमे धीमे घिसने लग जाता है और घुटने की जो कार्टिलेज होती है, जो चिकनी सरफेस होती है, जिसके ऊपर हमारे दोनों हड्डियों के जोड़ जो है मूवमेंट करते हैं, वो हमारे ऊपर वो बहुत ही स्मूथ होते हैं। नॉर्मल स्टेज में बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने की वजह से ये इनमें लचीलापन और इनमें एक हाइड्रोफिलिक जो इनकी नेचर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी की वजह से हमको धीमे धीमे ये जब मूवमेंट करते हैं तो इनमें आपस में फ्रिक्शन की वजह से ये घिस जाते हैं, और जिसको फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारे घुटने आवाज़ करने लग गए हैं। और हमको फ्रिक्शन कई बार हमको खुद को भी महसूस होता है, कई बार आवाज़ भी करते हैं, दर्द भी होता है, और कई बार इतने घिस जाते हैं कि घुटने एक तरफ मुड़ जाते हैं और घुटनों में सूजन भी आती रहती है। तो और इवन हमको उसकी वजह से, घुटने के दर्द की वजह से हमको चलना और फिरना और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं हमारी जीवन की दिनचर्या, उसको करने में भी हमें दिक्कत आने लगती है। तो ये तो हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दूसरी बात है कि ये होता कब है। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो परेशानी होती है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब होती है तो ये 40 साल की उम्र में नहीं होती है, 50, 55, 60, जैसे जैसे हमारी आजकल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही है तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये पॉपुलेशन, अब ये जो समस्या है ज़्यादा दिखने लगी है। तो इसकी शुरुआत किसी में 40-45 के पास भी हो सकती है, किसी में 55-60। तो यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में ये 50-55 के आसपास स्टार्ट होती है। इसमें कोई जेंडर बायस नहीं होता है, लेकिन हमारी एक्चुअली जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारे घुटने ज़मीन पर बैठ करके पढ़ना, आलती पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करना, तो जब हमारे को दिक्कत आने लगती है, जब हमको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी स्टार्ट होती है, उस वक्त फिर हमको इन सब चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही इंडियन पॉपुलेशन में घुटनों की जो आर्थराइटिस की परेशानी है वो ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में उनकी दिनचर्या में इस प्रकार की कोई आलती पालती मार के बैठने का या इंडियन टॉयलेट जैसा उनका सिस्टम नहीं होता है, तो उनको घुटने की समस्या नहीं होती, उनके कुलेग खराब होते हैं। और हमारे यहाँ घुटने की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह 50, 55, 60 के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। किसी के घुटने 80 साल की उम्र में भी ख़राब नहीं होते, और किसी के घुटने 40 साल की उम्र में भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है गठिया की, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम हो, या कोई दूसरे सिस्टमिक आर्थराइटिस, दूसरा नॉन रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसकी वजह से भी, जिनमें कि जोड़ों को ख़राब होने की बीमारी हो,
उसकी वजह से भी घुटने जल्दी ख़राब हो सकते हैं। जैसा कि हर बीमारी में होता है, बीमारी का इलाज कसरत से भी हो सकता है, जैसा कि हड्डी की कई बीमारियों में कसरत से भी इलाज हो सकता है। उसके बाद कसरत के साथ साथ दवाइयाँ, दवाई से भी नहीं हो तो कुछ लोकल इन्फिल्ट्रेशन या लोकल कोई इंजेक्शन लगा करके, लास्ट में होता है सर्जरीज। तो फर्स्ट हम आते हैं कसरत पे। तो जैसा कि पाया गया है या देखा गया है कि जो लोग जिनको शुरू से कसरत की आदत है, साइकिल चलाना या रेगुलर स्विमर जो होते हैं जिनको, उन लोगों को घुटने की घिसने की दिक्कत भी थोड़ा लेट आती है और उनके घुटने की मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो घुटने के घिसे हुए पार्ट हैं, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल घुटना है, और जब घुटना घिसने लगता है तो शुरुआत में यूजुअली घुटना अंदर की साइड में, जो हमारा घुटना, जो दोनों घुटने अंदर की साइड में पहले घिसना स्टार्ट करते हैं हमारे पोजीशंस की वजह से। तो ये अंदर की साइड में घिसना स्टार्ट होगा तो ये जो कार्टिलेज है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के बाद ये वोन आउट होने स्टार्ट हो जाएगी। ये अर्ली स्टेज है। सेकेंड स्टेज में ये दोनों को वोन आउट हो जाएगी, एक्स्ट्रा हड्डियाँ बढ़ने लग जाएगी, जो स्मूथनेस होती है वो कम हो जाएगी। यहाँ की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं, वो इन शार्प जगह से टकरा करके उनमें और एक्स्ट्रा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी सूजन भी आ जाएगी अंदर ही अंदर। और धीमे धीमे ये घिस करके इतनी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है कि घुटना पूरा घिस जाता है, बहुत सारी हड्डियाँ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। कई बार एक तरफ घुटना मुड़ जाता है, पैर दोनों मुड़ जाते हैं, हमको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। तो अर्ली ये जो शुरुआत का जो कसरत का जो ट्रीटमेंट है, वैसे तो वो पूरी स्टेज में ही काम करता है, लेकिन शुरुआत की स्टेज में अच्छा काम करता है। अगर हमने, जैसे शुरू में हमको घुटना दर्द हुआ 45, 50, 55 की उम्र के आसपास, अगर हमने कसरत स्टार्ट कर दी तो हो सकता है कि हमारा जो आगे की स्टेज है वो 5-10 साल डिले हो जाए। तो वो 5-10 साल का जो डिले है वो अपने आप में बहुत बड़ा डिले होता है इस बीमारी के हिसाब से। सेकंड आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवाई से इलाज। जब आपको शुरुआत में कम दर्द रहता है कभी कम समय के लिए, तो उस वक्त आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी काम चला सकते हैं, या रेगुलर दर्द भी रहता है तो कोई दवाई आप जो 2-3 दिन में एक बार लेकर के या दिन में एक बार लेकर के भी काम चलाते हैं। उस प्रकार से काम चलता रहता है और आपका इलाज हो सकता है उससे। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कि एक बार जो घुटना घिस गया है, कार्टिलेज में रीजनरेशन पावर नहीं होती है एज पर टुडे सिनेरियो। अभी तक की जो जानकारी है एलोपैथी में, उसके हिसाब से रीजनरेशन पावर एक लिमिटेड पावर है और नहीं हो पाती है कार्टिलेज में, इसलिए जो डैमेज हो चुका है वो ठीक नहीं होता है, सिर्फ दर्द कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ इस सेकंड स्टेज में हम दवाइयों से भी इलाज करते हैं। थर्ड आता है कोई इंजेक्शन, जैसे कि कई बार आपको कई लोग बोलते हैं कि साहब हमने इंजेक्शन लगाया था, तो उसमें 2 प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं। एक तो जोड़ के अंदर ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है, एक हाइलोनिक एसिड का लगता है जो कि विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन ये दोनों ही इंजेक्शन परमानेंट इलाज नहीं होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही सीवियर पेन हो रहा है और वो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, उस कंडीशन में इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। या फिर जो, क्योंकि ये इंजेक्शन, इनका असर 2 महीने भी रह सकता है, 4 महीने भी रह सकता है, या साल भर भी रह सकता है। हो सकता है कि एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद दोबारा आपको दर्द ही नहीं हो। और तो शुरुआत में अगर किसी को दर्द होता भी है और ज़्यादा दर्द है तो, और उनका घुटना ज़्यादा घिसा हुआ भी नहीं है, तो इंजेक्शन से इलाज किया जा सकता है। लास्ट आता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के काफ़ी प्रकार हैं, हम उन चीज़ों के बारे में डीप में नहीं जाएंगे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कई लोगों का पूछना होता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम ये जो नी की कार्टिलेज है, नी मीन्स फीमर की जो बोन है और टीबिया की जो बोन है और साथ में पटेला, ये पटेला है, इनकी जो कार्टिलेज है, हम इनको जो वोन आउट कार्टिलेज है, मीन्स जो घिस चुकी है, जो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, हम उनको कार्टिलेज को शेव ऑफ करते हैं, मीन्स उसको निकाल देते हैं। जैसे देसी भाषा में बोले तो छील देते हैं। उसको निकाल करके उसकी जगह पर मेटल या जो भी दूसरी सरफेसिंग प्रोसीजर कर देते हैं, मीन्स उस पर दूसरी लेयर लगा देते हैं, चाहे वो मेटल की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, जो कि मेडिकल प्लास्टिक होती है, हाईली क्लोस्टिंग पॉली, उसकी लगा करके, ताकि जो मूवमेंट होता है और साथ के साथ में जो आसपास की मांसपेशियां हैं उनकी बैलेंसिंग कर देते हैं, ताकि बैलेंसिंग करने की वजह से ताकि मूवमेंट भी सही रहे। तो इस प्रकार की ये सर्जरी की जाती है और काफ़ी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए और सही इंडिकेशन के लिए किया जाए तो अपने आप में ये सबसे बेहतर सर्जरी है। सर्जरी होने के बाद जो आदमी कल तक चल नहीं पा रहा था ढंग से, वो करीबन 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा घंटा भी चल लेता है।
स्टेयर सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, उसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। हल्का फुल्का उसको दर्द कभी रह सकता है, लेकिन जो उसको रिक्वायरमेंट थी, अगर उसको पहले बीमारी के लक्षण बहुत ज़्यादा थे, उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें डेफिनेटली 101% उसको बेनिफिट मिलता है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को पहले पुराने ज़माने में जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बोला जाता था कि इनसे दिक्कत, जिसको भी ऑपरेशन हुआ उसको दिक्कत आती, तो अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का इंडिकेशन सही नहीं है, मीन्स अगर हमने अर्ली स्टेज में ही नी रिप्लेसमेंट करा लिया, तो ये, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट करने वाली सर्जरी है, तो अगर हमने अर्ली स्टेज में इसको करा लिया तो हमको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज में कराया, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।